हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम मौर्य साम्राज्य के विषय में चर्चा कर रहे थे और हमने देखा कि मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का प्रथम और अंतिम विस्तृत साम्राज्य था और इस विशाल साम्राज्य का जो संस्थापक है वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक उपलब्धियों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, न केवल मौर्य साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है अपितु भारतीय इतिहास का प्रथम मुक्तिदाता, या आप कहें कि भारतीय इतिहास का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। भारतीय इतिहास का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी इस सेंस में माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने नंदों से प्राप्त जो साम्राज्य था, महानंद से जो नंद वंश की स्थापना जो महानंद ने की थी और उसके द्वारा स्थापित साम्राज्य था जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो पाटलिपुत्र को भारतीय रंगमंच पर एक तरह से स्थान दिलाने का जो कार्य है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। पाटलिपुत्र है जो कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था, वो उस पाटलिपुत्र को एक 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 भारतीय नक्शे पर है, अखंड भारत के नक्शे में एक प्रसिद्ध स्थान दिलाने का जो कार्य है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। और चंद्रगुप्त मौर्य है वो मुक्तिदाता या भारत का स्वतंत्रता सेनानी इस सेंस में है कि भारत पर अनेक आक्रमण हुए, लेकिन सबसे पहले विदेशी शक्ति को पराजित करने का श्रेय, विदेशियों से भारतीय भूमि को मुक्त कराने का श्रेय है वो चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। तो इस संदर्भ में मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक प्रमुख साम्राज्य और चंद्रगुप्त मौर्य है वो भारतीय इतिहास का प्रथम महत्वपूर्ण शासक है, हम कह सकते हैं, माना जाता है। मौर्य साम्राज्य को मौर्य साम्राज्य है इस सेंस में भी कहा जाता है कि मौर्यों का राज्य मयूर था और ऐसा कहा जाता है कि जो मौर्यों का संबंध है वो मयूरों से था और इस कांड से है वो मौर्य जो वो उनके द्वारा स्थापित जो राजवंश है वो मौर्य कहलाए, क्योंकि मौर्य काल के अंदर जो पंचमार्क सिक्के मिलते हैं उन पर मयूर का अंकन मिलता है। लोरिया नंदनगढ़ अभिलेख की हम बात करें या सांची के स्तूप की हम बात करें, उसमें और जो हमें मयूर का अंकन मिलता है। और एरियन के अनुसार है वो मौर्यों का जो राजप्रसाद है वहाँ पर है वो जो एक तरह से क्या है कि मयूरों को पाला जाता था। और एक तरह से हम कहें कि जो मौर्यों का जो राज चिन्ह है वो मयूर था और मयूर राज चिन्ह है वो इन्हीं जो स्तंभ लेख है, लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख है, वहाँ से है वो लिया हुआ माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो एक मयूर जो मुरा है कन्या है उससे उत्पन्न पुत्र था, इसलिए भी मौर्य है वो कहलाए। तो देखिएगा जो नंद साम्राज्य से प्राप्त जो साम्राज्य है उसको सीमा का विस्तार करने का जो श्रेय है या उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रदान करने का जो श्रेय है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को है वो जाता है। अर्थात मौर्य साम्राज्य का एक तरह से अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का जो कार्य है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने वो किया। तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसको जैसे मैंने आपको बताया कि भारत का मुक्तिदाता या भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी और पोलिब्रोथक है वो कहा जाता है। अर्थात पोलिब्रोथ जो मेगस्थनीज है वो पाटलिपुत्र का उल्लेख पोलिब्रोथ के रूप में कहा जाता है। तो पोलिब्रोथक का मतलब पाटलिपुत्र को है वो एक तरह से है वो एक अलग स्थान दिलाने वाला जो शासक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनके प्रारंभिक जीवन के विषय में है वो एक ऑथेंटिक जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन बहुत सी कथाएं मिलती हैं जिसके
द्वारा हम चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के विषय में हम जानते हैं, जिसकी हम चर्चा है वो करेंगे। तो देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य है वो उनको यूनानी साहित्य और भारतीय साहित्य में वो कई नामों से जाना जाता है। तो जहाँ यूनानी साहित्य है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को है वो सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोप्टस और एंड्रोकोटस है उसके नाम से जाना गया है। जहाँ यूनानी साहित्य है उसमें जो जस्टिन और एरियन और जो है जो हम कहें कि वो स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिन है वो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के नाम से पुकारते हैं, जबकि एपियन है और प्लूटार्क है वो चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के नाम से जानते हैं या पुकारते हैं। या फिलार्कस जो यूनानी इतिहासकार है वो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोप्टस के नाम से है वो जानते हैं। तो देखिएगा, यूनानी ग्रंथों में ये सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस या सेंड्रोकोप्टस जो नाम मिलते हैं, और जो भारतीय ग्रंथ है उसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो नाम मिलता है वो उसका समीकरण है वो चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया जाता है कि ये नाम है वो चंद्रगुप्त मौर्य का है। और सबसे पहले जो विलियम जोन्स थे उन्होंने 1793 के अंदर है वो इन जो सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोप्टस और एंड्रोकोटस जो नाम है उसका समीकरण है वो चंद्रगुप्त मौर्य से है वो किया, वो जो कि विलियम जोन्स की बहुत बड़ी खोज मानी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि विलियम जोन्स है जो अंग्रेज भारत में साम्राज्य स्थापित किया, तो इन्होंने भारत पर प्रभावी शासन स्थापित करने के लिए उन्होंने सोचा कि भारत पर प्रभावी शासन तभी स्थापित किया जा सकता है जब भारत की परंपराएं हैं और भारत के रीति रिवाज हैं उसको समझा जाए। और इसी उद्देश्यों को लेकर के है उन्होंने भारत के विभिन्न भागों में है वो भारतीय साहित्य का जो अनुवाद करने के लिए, संस्कृत साहित्य है या भारतीय भाषाओं में लिखित जो साहित्य है उसका अनुवाद करने के लिए है वो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। और इसी क्रम में है वो 1784 में सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की और उसके संस्थापक है वो विलियम जोन्स को माना जाता है। तो विलियम जोन्स है उन्होंने जब इन ग्रंथों का जब वो अनुवाद कर रहे थे तो उस समय उन्होंने इस मत का प्रतिपादन किया कि जो यूनानी ग्रंथों में जो सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोप्टस जो नाम है वो नाम है वो चंद्रगुप्त मौर्य के ही हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य है वो भारतीय इतिहास के अंदर है वो विभिन्न नामों से है वो जाना जाता है। जहाँ तक चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्यों की जाति के विषय का जो प्रश्न है उसके विषय में है वो भिन्न भिन्न इतिहासकारों के भिन्न भिन्न मत हैं। जहाँ स्पूनर जो इतिहासकार है वो जो पारसी थे इसलिए वो मौर्यों को वो पारसी कहते हैं, जबकि पुराणों की हम बात करते हैं तो जो विष्णु पुराण है उसमें ये कहा गया है कि शिशुनाग वंश के बाद के जो शासक होंगे वो शूद्र होंगे। तो इस आधार पर कुछ इतिहासकार है वो मौर्यों को शूद्र कहते हैं। और क्योंकि जो मुद्रा राक्षस है उसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसको मौर्यों के लिए वर्सल शब्द है उसका उपयोग किया गया है। तो वर्सल का जो तात्पर्य है वो एक तरह से आप जानते हैं कि हम कहें कि जो निम्न कुल से है वो होता है। तो एक तरह से मौर्यों की जो जाति के विषय की जहाँ तक बात है तो जो पुराण है उसमें जो पुराणों के अंदर है वो जो मौर्यों को है वो निम्न कुल का है वो बताया गया है, जबकि मुद्रा राक्षस के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य को है वो कुलहीन है या अपृत कुलज है या वर्सल कहा गया है जो साधारण कुल का जो परिचायक है। और विष्णु पुराण पर रत्नगर्भ टीका है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को राजा नंद की जो शूद्र पत्नी से उत्पन्न बता करके उसे शूद्र सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। और जो मुद्रा राक्षस पर जो ढूंढराज की टीका उससे चंद्रगुप्त मौर्य को है वो कुलात्मजा या रानी से उत्पन्न है वो बताया गया है। यह वर्सलात्माजा है मतलब वर्सल कुल की जो रानी से उत्पन्न है वो बताया गया है, जबकि मार्कंडेय पुराण के अंदर है वो मौर्यों की गणना वसुरों से की गई है। जबकि बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ है जिसमें महावंश है, महावंश टीका, दिव्य विधान है, तो शास्त्रीय कथा कोश है, जो महापरिनिर्वाण सूत्र है उसमें मौर्यों को वो क्षत्रिय कहा गया है। तो कहने का मतलब जहाँ पर मौर्यों की जहाँ तक जाति का प्रश्न है तो मौर्य की जाति के संदर्भ में है पुराणों में और विष्णु पुराण के अंदर तो है उसमें तो मौर्यों को शूद्र बताया गया है, लेकिन बौद्ध साहित्य के अंदर उनको क्षत्रिय सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। और जो कुछ इतिहासकार है वो मानते हैं कि जो मौर्य है वो एक मौर्य नामक जो क्षत्रिय जाति का जो सदस्य था जो कि जहाँ मोर पालता था उसके आधार पर है वो एक तरह से
मौर्यों को है वो एक तरह से क्या कहें कि क्षत्रिय है वो बताया गया है। तो एक तरह से क्या है कि जैसे कि मुद्रा राक्षस के अंदर है वो जो ढूंढराज की टीका है, उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि मौर्यों के लिए है वो वर्सल शब्द या निम्न कुल का प्रयोग किया गया है। और उनमें बताया गया है कि मुरा नामक एक जो कन्या थी उसे उत्पन्न बताया गया है, क्योंकि और क्योंकि जो जो महापन्नों ने वो क्षत्रियों की विनाश की शपथ खाई थी, और मुरा की जो पति तो जो क्षत्रिय था उसकी हत्या कर देता महापन्नन। तो ऐसी स्थिति में मुरा जो है जो क्षत्रिय की पत्नी थी वो एक तरह से जंगल में चली जाती है, और जंगल के अंदर है वो अपनी सुरक्षा के लिए है और अपने भरण पोषण के लिए मयूर को पालना प्रारंभ कर देती है। और तो मुरा से उत्पन्न पुत्र होने के कारण से वो चंद्रगुप्त है वो मौर्य कहलाए। तो इस तरह से क्या है कि मौर्यों को है वो एक तरह से मयूर, इस क्षेत्र में मयूरों की बहुतायत थी। बुद्ध घोष भी ये कहता है कि इस क्षेत्र के अंदर है वो मोर ज़्यादा थे, और मयूरों की बहुतायत के कारण से है वो चंद्रगुप्त मौर्य है उसकी जाति है वो मौर्य कहलाए, उसके उत्तराधिकारी भी वो मौर्य वंश कहलाए। तो इस तरह से मौर्यों को मौर्य क्यों कहा जाता है उस संदर्भ में हम मयूरों के आधार पर हम कह सकते हैं, क्योंकि जो मयूर पोषक जो क्षत्रिय था उसका दोहित्र है वो चंद्रगुप्त मौर्य है वो मौर्य था। तो इस तरह से क्या है कि मयूरों के आधार पर है, मयूर पोषक के आधार पर है, मयूर पोषक क्षत्रिय के आधार पर है वो मौर्यों को है वो एक तरह से क्षत्रिय है वो कहा गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य है वो एक तरह से हम कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य से जब भारत के अंदर जो सिकंदर का जो आक्रमण होता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में है वो कोई प्रारंभिक जीवन के विषय में कोई अथेंटिक जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन विभिन्न साक्ष्यों से ये जानकारी मिलती है कि यूनानी साक्ष्यों से जानकारी मिलती है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य जो युवक था तो उस समय है वो उसका संपर्क है वो सिकंदर से होता है, और सिकंदर उसकी वाकपटुता है उससे एक तरह से बड़ा प्रभावित होता है और उसको मारने का आदेश भी देता है। तो देखिएगा इस समय क्या था कि जो तक्षशिला है मौर्य काल के अंदर, तक्षशिला है वो शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, और वहाँ एक तरह से सैन्य शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा है वो दी जाती थी। और यहीं का जो एक 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 तरह से एक प्रकांड विद्वान था चाणक्य। तो चाणक्य है वो एक प्रकार से क्या है कि तक्षशिला विद्या का प्रमुख केंद्र था, और उस समय क्या है कि जब 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 चाणक्य अध्ययन कर रहा था उस समय जो तक्षशिला का रहने वाला था वहाँ उसका जो आचार्य भी बनता है। तो तक्षशिला तो उस समय क्या सिकंदर की जो आक्रमण है, सिकंदर ने है वो एक तरह से सिंध और पंजाब पर उस पर अधिकार कर लिया था। तो ऐसी स्थिति में सिकंदर के आक्रमणों से बचने के लिए है कि किस तरह से भारतीय क्षेत्र की रक्षा की जाए, इसके लिए वो चंद्रगुप्त जो चाणक्य है वो अपने जो तक्षशिला के जो विद्वान है उसके साथ विचार विमर्श करता है, और वो विचार विमर्श जो विद्वान है वो चाणक्य को ये बात सौंपते हैं कि वो इसके लिए है वो कुछ योजना बनाए, और जो तत्कालीन जो पाटलिपुत्र के जो शासक था धनानंद है सिकंदर के समकालीन में, उसको इस बात के लिए आगाह करें कि किस प्रकार है वो सिकंदर के आक्रमण से वो भारत की रक्षा की जा सकती है। तो चाणक्य है वो अपने प्रपोजल लेकर के है कि किस प्रकार सिकंदर के आक्रमण से भारत की रक्षा की जा सकती है, इसके लिए वो एक अखंड भारत की योजना लेकर के है वो जो उस समय पाटलिपुत्र का जो शासक था, मगध का जो शासक था जो धनानंद है उसके पास लेके जाता है। धनानंद है वो एक प्रकार से क्या है कि उस समय एक अपने जनता में बड़ा लोकप्रिय था, और क्योंकि उन्होंने बहुत प्रकार के कर वसूल कर रखा जनता से, बहुत टैक्स लगा रखे थे, और थोड़ा घमंडी एरोगेंट टाइप का व्यक्ति भी था। तो जब चाणक्य उस प्रपोजल को जो सौंपता है कि एक अखंड भारत के निर्माण के द्वारा सब लोग संगठित होकर के यदि सिकंदर का आक्रमण के मुकाबला करेंगे तो ऐसी स्थिति में सिकंदर के आक्रमण से बचा जा सकता है। लेकिन धनानंद है वो चाणक्य के जो एक तरह से हम कहें कि प्रपोजल को अस्वीकार कर देता है और उसका अपमान करता है कि आप अपने पूजा पाठ करें, आप पंडित हैं और शिक्षा का कार्य वो करें, आप शासन कैसे किया जाता है ये मैं जानता हूँ, आज भली बात ही जानता हूँ। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो चाणक्य है वो जब धनानंद ने उसका अपमान किया तो वो एक प्रकार से क्या है कि अपने अपमान का बदला लेने के लिए है वो एक तरह से शपथ खाता है कि मैं एक अखंड भारत का निर्माण करूंगा और धनानंद के सहयोग के बिना वो करूंगा। और ऐसी स्थिति में वो क्रोधित होकर के वापस तक्षशिला की ओर जा रहा होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि बीच में जो रास्ता है वहाँ वो विंध्याचल के पर्वतों जंगलों के अंदर है वो रुकता है, और वहाँ वो एक देखता है
रात को रुकता है तो वहाँ वो एक बालक को देखता है, और वो बालक है वो एक 10 बालक थे जिसमें जो राजकेलम नामक जो खेल खेल रहे थे, जिसमें एक बच्चा वो राजा की भूमिका है वो अपनाता है, और बाकी जो जो 9 बच्चे हैं वो प्रजा की भूमिका के अंदर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो राजा की भूमिका में है वो एक प्रकार से क्या है कि शिकार, पशुओं का शिकार है वो करता है, और बाकी भी करते हैं, लेकिन जो बच्चा है जो राजा की भूमिका में है उसकी नेतृत्व क्षमता देखता है, और उसका जो राजा बनने का जो उद्देश्य वो देखता है, तो चाणक्य बड़ा प्रभावित होता है, क्योंकि उसका जो शिकार करने का उद्देश्य था वो आनंद था, जबकि बाकी का है वो रोजगार या अपने भरण पोषण था। तो ऐसी स्थिति में वो उसकी प्रतिभा को चंद्रगुप्त मौर्य पहचान जाता है, और चंद्रगुप्त मौर्य है जो चाणक्य है वो चंद्रगुप्त मौर्य को है वो अपने साथ तक्षशिला ले जाता है, और तक्षशिला ले जा करके वो उसको विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं हैं, सैन्य शिक्षा, राजनीतिक शिक्षा वो देता है। और इसके पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य है वो अपने गुरु की जो दिव्य शिक्षा है और गुरु का बताए गए जो उद्देश्य है कि वो मगध के शासक है वो धनानंद को है वो पराजित करेगा और उसके स्थान पर एक अखंड भारत का निर्माण करेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि वो जो चाणक्य है, चंद्रगुप्त मौर्य है, वो एक प्रकार से क्या है कि अपनी एक विशाल सेना का गठन करता है, और एक तरह से क्या है कि ये जो 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 जैसे मैंने बताया कि जो चाणक्य को वो एक गोपालक से वो 1000 कार सपनों में खरीद लेता है, तक्षशिला के अंदर शिक्षा देता है, सैन्य शिक्षा, चिकित्सा देता है। और उस समय जैसे आप जानते हैं कि तक्षशिला वो शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ प्रसेनजीत है, चाणक्य है, पाटलिपुत्र जो जो हम कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य है, जीवक है, चरक है, वसुमित्र आदि शिक्षा प्राप्त करते हैं। और एक तरह से क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले वो मगध पर वो आक्रमण करता है, और मगध का जो जो शासक था उस समय वो धनानंद था। तो धनानंद है वो एक प्रकार से क्या, धनानंद का जो 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 सेनापति है वो एक प्रकार से क्या है कि उसको पराजित कर देता है, चंद्रगुप्त मौर्य को पराजित कर देता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो शरण लेने के लिए एक जगह रुकते हैं, और वहाँ क्या है कि एक जो हम कहें कि एक माँ है वो अपने बच्चे को है वो शिकारी होती है कि वो रोटी खा रहा होता है, तो जब रोटी खा रहा होता है ऐसी स्थिति में उसका हाथ जल जाता है, तो वो बता रही होती है कि आप चंद्रगुप्त आप चाणक्य की तरह है या चंद्रगुप्त मौर्य की तरह है, आप मूर्ख हैं, क्योंकि एक तरह से क्या है कि उसने भी मूर्खतावश है वो सेंटर मध्य भाग है उस पर आक्रमण कर करके है वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता। तो आपको रोटी वो मध्य भाग से न खा करके है वो किनारे से खानी चाहिए। तो इस तरह से क्या है कि जैसे हम ये कहें कि बौद्ध ग्रंथों में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है, और इसी प्रकार की जो घटना है वो जैन ग्रंथ प्रशिष्ट प्रमाणों में मिलती है। वहाँ एक तरह से माँ है वो एक खिचड़ी की बात आती है, तो बच्चा उंगली की खिचड़ी के मध्य भाग में डाल देता है, रोने लगता है, तो माँ उसको डांटती है, कहती है कि आप चाणक्य के समान आप भी मूर्ख हैं। और ऐसी स्थिति में चाणक्य है वो उस बात को सुन लेता है, और वो हिम्मत जो जो वहाँ चला जाता है, और वहाँ राजा जो प्रवर्तक उससे मैत्री करता है, उसके बाद के अंदर वो सीमांत राज्य को जीतता है। तो इस तरह से जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के विषय में हमने देखा कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य है वो अपना विजय अभियान है इन 2 घटनाओं के पश्चात है उससे शिक्षा लेकर के है वो अपना विजय अभियान शुरू करता है, और किस तरह से पहले वो पश्चिमोत्तर भारत के अंदर यूनानी शासन का अंत करता है, और उसके बाद में जो मगध है उस पर है वो अधिकार वो करता है, जिसकी विवेचन हम अगले व्याख्यान में करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।